नमस्कार, मैं भंवरलाल सोलंकी, सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड। आज हम भारत के भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारत का एक सामान्य परिचय किस तरह से है। भारत से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएँ, देशांतर रेखाएँ, उसका पूर्वोत्तर छोर, पश्चिम का भाग, दक्षिण भाग, उसके समीप इस तरह अन्य देशों की स्थिति मिलाने वाली रेखाएं आदि के बारे में हमने सामान्य जानकारी ली थी। आज हम भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे कि भारत की जो भूगर्भिक संरचना है वो किस तरह की रही होगी, इसका निर्माण किस तरह का देखने को मिलता है। क्योंकि भारत के जो भूखंड हैं इनमें हमें कई तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। नवीन स्थलाकृतियाँ भी देखने को मिलती हैं, प्राचीन जो स्थलाकृतियाँ होती है वो भी हमें देखने को मिलती है। तो इनमें किस तरह की क्या चट्टानें रही होगी, क्या परिस्थितियाँ रही होगी और किस किस भाग में कौन कौन सी चीज़ें चट्टानें हैं वो हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं, उनका आज हम मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ भारत की जो भूगर्भीय संरचना है इसका सामान्य परिचय के बारे में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानें मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें भी यहाँ मुख्य रूप से मिलती हैं, जो उतनी ही प्राचीन है जितना स्वयं भारत है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्वाटरनरी युग की नवीनतम चट्टानें कांप मिट्टी के परतदार निक्षेपों के रूप में भी मुख्य रूप से यहाँ पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत का प्राचीन भूखंड प्राचीनतम चट्टानों से बना है और ये गोंडवाना लैंड का भाग है। हिमालय पर्वत और उससे संबंधित नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय भारत की अपेक्षा नई चट्टानें रखती हैं, जिनका निर्माण समुद्र की तलछट से हुआ है। इनका कुछ भागों में समुद्री जीवों के अवशेष दब जाने से खनिज तेलों के भंडार भी मिलते हैं। और इस तरह के पर्वत श्रेणियों के निर्माण के बाद ही भारत के जो महत्वपूर्ण भाग हैं, सिंधु गंगा का मैदान का निर्माण है, जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेप से मुख्य रूप से बनती है। अब हम बात करते हैं चट्टानों का वर्गीकरण, जो किस किस तरह से किस किस रूप में फैला हुआ है। चट्टानों का निर्माण प्राय दो प्रकार से होता है। एक तो आदि चट्टानें, जिनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है, और दूसरी वे चट्टानें जिनका निर्माण आदि चट्टानों के रूपांतरित या उनके कटकर उन्हें जमा होने के फलस्वरूप होता है। भारत में चट्टानों के कई उप समूह पाए जाते हैं और कुछ उप समूहों को मिलाकर समूह का निर्माण होता है। सामान्यतः भारतीय जो चट्टानें हैं इनका वर्गीकरण हम निम्नलिखित रूप से या निम्न प्रकार से हम मुख्य रूप से इनमें देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो हम देखते हैं कि जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ। ये रवेदार हैं, इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है और इन चट्टानों पर आंतरिक शक्तियों का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। ये जो चट्टानें हैं मुख्य रूप से ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट आदि प्रकार की है और इनका जो विस्तार है भारत में वो मुख्य रूप से हमें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार और राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी भाग है इसमें मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है। फिर मैं बात करता हूँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो ये चट्टानें अपेक्षाकृत बाद में बनी हैं और इनके निर्माण के पदार्थ हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों से प्राप्त हुए और ये अत्यंत ही रूपांतरित और स्तर भ्रष्ट हो गई हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और विद्वानों का विचार ऐसा मानना है कि आर्कियन युग में पृथ्वी के जन्म के साथ ही भूखंड तथा सागरों के सिकुड़ने के फलस्वरूप पर्वतों का निर्माण हुआ और इस समय नीस तथा शिष्ट चट्टानों की मुख्य रूप से उत्पत्ति हुई है। अपरदनात्मक शक्तियों द्वारा इनका भारी अपरदन और अपरदित पदार्थों के निक्षेपण से प्राचीनतम परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ, जिन्हें हम धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है के नाम से मुख्य रूप से पुकारते हैं। वितरण और इनके वर्गीकरण की मैं बात करूं तो इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ व शिवमोगा जिले में मुख्य रूप से हुआ है और ये प्रायद्वीपीय एवं बाह्य प्रायद्वीप दोनों में ही मुख्य रूप से पाई जाती हैं। दक्षिणी दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से लेकर कर्नाटक घाटी तथा धारवाड़, बेलारी और शिवमोगा जिले में मुख्य रूप से चट्टानें देखने को मिलती हैं। मध्यवर्ती और पूर्ववर्ती दक्कन प्रदेश में नागपुर,
जबलपुर में सासर श्रेणी, बालाघाट बठिंडा में चीपली श्रेणी, रीवा हजारीबाग आदि में ग्रेनाइट श्रेणी और विशाखापट्टनम में कुदोराइट श्रेणी में के नाम इसमें मुख्य रूप से लिए जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अरावली श्रेणी की ऊपरी अरावली और निचली अरावली श्रेणियों के रूप में दिल्ली के निकट तक और गुजरात में चांपानेर श्रेणी के नाम से ये मुख्य रूप से विस्तृत है। पश्चिम हिमालय की कुछ निचली घाटियों में ये चट्टानें मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। ये निचली घाटियाँ लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमायूं पर्वत श्रेणियों में स्थित हैं और ये चट्टानें असम के पहाड़ी भाग में शिलोंग के नाम से भी मुख्य रूप से जानी जाती हैं। इन चट्टानों का जो आर्थिक महत्व है वो भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं और देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएं जैसे सोना है, मैग्नीज है, लोहा एस्क है, तांबा है, टंगस्टन है, क्रोमियम है, जस्ता आदि इन्हीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। ये मुख्य रूप से गोवा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में अधिक मिलता है। झारखंड, उड़ीसा आदि लोहा की हम बात करें तो मुख्य रूप से। इसके बाद में हम देखते हैं कि कोडपा क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद होने वाले अन्य युग के बाद हुआ है। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कोडपा जिले के नाम पर हुआ है और सामान्य रूप से ये चट्टानें दो वर्गों में बांटी गई हैं, निचली कोडपा चट्टानें और ऊपरी कोडपा चट्टानें। प्राचीन निचली कोडपा चट्टानों की मैं बात करूँ तो प्राचीन धारवाड़ एवं अन्य आद्य पदार्थों के ऊपर एक असंबद्धता के बाद कोडपा चट्टानें मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं, जिन्हें निचली कोडपा चट्टानें कहते हैं। इनमें पापाधनी और चैयार श्रेणी की चट्टानें प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। इसके बाद में ऊपरी चट्टानों की बात करूँ तो निचली कोडपा चट्टानों में पुनः असंबद्धता दिखाई देती है और फिर इन चट्टानों के ऊपर ऊपरी कोडपा चट्टानें स्पष्ट रूप से देखने को मुख्य रूप से मिलती हैं, जिसमें कृष्णा व नन्नामलाई की श्रेणी की चट्टानें प्रमुख हैं। ये चट्टानें लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं तथा ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हिमालय के कुछ क्षेत्रों में मुख्य रूप से स्थित हैं। इनकी आर्थिक महत्व की मैं बात करूँ तो धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण हैं। इनमें खनिज पदार्थ अपेक्षाकृत कम मिलते हैं और इन चट्टानों से लोहा और मैग्नीज प्राप्त होता है। कोडपा और कर्नूल जिलों में एस्बेस्टस व टाल्क भी इनसे प्राप्त होता है। बालू का पत्थर है, चूने का पत्थर है, घिया भी इन प्रकार की चट्टानों में मुख्य रूप से प्राप्त होता है। पूर्वी राजस्थान में इन्हीं चट्टानों से तांबा, कोबाल्ट और रांगा मुख्य रूप से प्राप्त होता है। अब मैं बात करता हूँ विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो ये चट्टानें कोडपा चट्टानों के बाद बनी है और इन चट्टानों का नाम विंध्याचल के नाम पर पड़ा है। यह परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है और विभिन्न समय की निम्न चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इनके 5 प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो इस तरह से हैं। सोन नदी की घाटी में इन्हें सैमरी श्रेणी के नाम से पुकारते हैं या जानते हैं। आंध्र प्रदेश की दक्षिण पश्चिम भाग में कर्नूल श्रेणी के नाम से जानी जाती है। भीमा नदी की घाटी में इन्हें भीमा श्रेणी कहते हैं। राजस्थान में जोधपुर तथा चित्तौड़गढ़ में ये पलनी श्रेणी के रूप में विस्तृत है। ऊपरी गोदावरी घाटी तथा नर्मदा घाटी के उत्तर में मालवा व बुंदेलखंड में प्रदेश में इन चट्टानों के विशिष्ट जो क्षेत्र हैं मुख्य रूप से मिलते हैं। इनके हम आर्थिक महत्व की बात करें तो इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी, वर्ण मिट्टी आदि मुख्य रूप से प्राप्त होती है। चूने का पत्थर है सीमेंट उद्योग का जो मुख्य आधार है। इन चट्टानों से पन्ना तथा गोलाकुंडा के हीरे भी मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। अब मैं बात करता हूँ गोडवाड़ क्रम की चट्टानें। तो भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार इन चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरेसिक युग के बीच में मुख्य रूप से हुआ है और विंध्यन क्रम की चट्टानों के निर्माण के बाद प्रायद्वीपीय जो भारत है इसमें भूगर्भीय हलचलें काफ़ी समय तक शांत रही। उत्तर में अंगारालैंड तथा दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड के रूप में स्थित थे। टेथिस महासागर के उत्तर में अर्थात अंगारालैंड के दक्षिणी किनारों पर काराकोरम, क्योनलोन और मध्य एशिया की कई अन्य पर्वत श्रेणियों का भी निर्माण हुआ है।
इसी समय हिमयुग का आविर्भाव हुआ। हिम नदियों के कारण उच्च पर्वतीय क्षेत्रों का अपरदन होने लगा और यह अपरदित सामग्री नदियों की घाटियों और छिछले जल क्षेत्रों में एकत्रित होने लगी। नदी घाटियाँ उपजाऊ मैदान बन गई और इनमें जल की राशि एकत्रित होकर दलदली प्रभाव दिखाने और नम वातावरण रटने में समर्थ हो गई। इनमें प्राचीन काल के वृक्ष आदि पैदा हुए और कालांतर में वे गिरकर निचले उथले जल में दबने लगे। वनस्पति का यही विशिष्ट रूप हमें कोयले के रूप में देखने को मिलता है। मछलियाँ तथा अन्य रेंगने वाले जीवों के अवशेष भी इसमें मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की गोंडवाना चट्टानें दामोदर नदी की घाटी में ये चट्टानें राजमहल पहाड़ियों तक मुख्य रूप से विस्तृत हैं। महानदी की घाटी में महानदी श्रेणी के नाम से ये मुख्य रूप से देखने को मिलती है। गोदावरी और उसकी सहायक नदियाँ जैसे वैनगंगा वृद्धा की घाटियों में ये चट्टानें मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में अन्य क्षेत्रों में ये कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान, मद्रास, गुंटूर, कंटक, राजमहेंद्री, विजयवाड़ा, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम में मुख्य रूप से देखने को गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती हैं। गोंडवाना चट्टानों के आर्थिक महत्व की मैं बात करूं तो भारत का 90% कोयला इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। इनसे प्राप्त बलुआ पत्थर इमारतों के निर्माण में काम आता है। सीमेंट और अन्य रासायनिक उर्वरक उद्योगों के लिए ये चट्टानों का अपना मुख्य महत्व है। अब मैं बात करता हूँ दक्कन ट्रेप की। तो इनका जो निर्माण काल है वो अपर क्रिटेशियस और इयोसीन काल तक माना जाता है। मेसोजोइक युग के अंतिम का समय में प्रायद्वीपीय भारत में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, दरारी उद्गार के रूप में लावा लगना, जिससे दक्कन के मुख्य पठार की आकृति को जन्म दिया। दक्कन ट्रेप मुख्यतः बेसाल्ट और डोलोराइट प्रकृति का है और चट्टानें काफ़ी कठोर हैं। इनके कटाव के कारण चट्टान चूर्ण बन जिसमें काली मिट्टी का निर्माण हुआ। यह मिट्टी रेगुर या कपास मिट्टी भी कहलाते हैं। इसमें एल्यूमिना, लोहा और मैग्नीज के अंश मिलते हैं। लोहा, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। दक्कन ट्रेप चट्टानों का वितरण की मैं बात करूं तो दक्कन ट्रेप महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ टुकड़ों के रूप में ये बिहार, तमिलनाडु में भी मुख्य रूप से फैला हुआ है। और इसका जो आर्थिक महत्व है, ये भवन और सड़क निर्माण के लिए उत्तम पत्थर मुख्य रूप से प्रदान करते हैं। टर्सरी युग क्रम की चट्टानों की मैं बात करूं तो टर्सरी क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग की अवधि में हुआ और इस अवधि को टर्सरी महाकल्प कहा जाता है। भारत के लिए इसका बड़ा महत्व है क्योंकि इसी काल में भारत के वर्तमान रूप धारण किया और जो गोंडवाना लैंड ने जो इस कल्प से पूर्व ही विखंडित होना शुरू हो गया था, वर्तमान रूप इसी समय धारण किया गया। अंशतः भूखंडों के प्रभावित होने से तथा अंशतः विखंडन के फलस्वरूप समुद्र में भूपटल के कुछ भागों के डूब जाने से यह विभाजन हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण भी इसी काल में हुआ। इस प्रकार टर्सरी महाकल्प ने भारत को दो भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार तथा हिमालय पर्वत प्रदान किए। इस महाकल्प ने चट्टानों व वनस्पतियों में भी भारी परिवर्तन किए गए और टर्सरी चट्टानें बाह्य प्रायद्वीपीय भूभाग में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर सुलेमान कीर्थर श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी से होती हुई म्यांमार की अराकन योमा श्रेणी तक मुख्य रूप से फैली हुई है। प्रायद्वीपीय भारत में इसका विस्तार केवल तटीय क्षेत्रों तक ही मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इस तरह हम ये देखते हैं कि भारत की भूगर्भीय संरचना में जो मिलने वाली चट्टानें हैं वो मुख्य रूप से आर्कियन चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कोडपा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रेप क्रम की चट्टानें और टर्सरी क्रम की चट्टानों के रूप में मुख्य रूप से इसकी संरचना को विभाजित किया गया है, जिनका आज हमने अध्ययन किया। अब हम अगले वीडियो में या चैप्टर में हम भारत की जो भौतिक संरचना है, उसके भौतिक भाग हैं, उनका हम मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।